इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। हर दिन की शुरुआत लाजा ग्रीन टी से करें। आदाब डॉक्टर। आदाब नाजरीन, आदाब डॉक्टर में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहस करने जा रहे हैं। वो है इम्पोर्टेंट विषय, वो है ऐसा वसी मौजू जिसके अक्सर लोग शिकार होते हैं, इनफैक्ट आजकल की जनरेशन ज्यादातर, एंड वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी ना सिर्फ औरतों में बल्कि मर्दों में भी पाई जाती है। कई सारी इसकी वजूहात हैं। पहले भी हम इस बारे में कई सारे बहस कर चुके हैं और आज भी वापस इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप इनफर्टिलिटी के शिकार हैं या फाइब्राइड्स के शिकार हैं तो इस सिलसिले में जितने भी आपके सवालात हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं और नंबर्स पे कॉल करके आप तक बात पहुंचाएं कि आज हमारी बहस में शामिल है और आपके सवालात के जवाब देने के लिए एकदम से तैयार इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कृष्ण लीला, लक्ष्मी कृष्ण लीला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए एंड बहुत बहुत खैर मकदम आपका। हाउ आर यू? थैंक यू। खैर हम बात अपनी जारी रखेंगे और साथ ही साथ आपको बता देंगे शी इज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड शी इज फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल, जुबली हिल्स, हैदराबाद। इनफर्टिलिटी पर बात कर रहे हैं। पिछले मरतबा भी हमने बात की थी, कई सारी बातें हमने की थी इनफर्टिलिटी पे। सो आज हम बात करेंगे, इस पर भी जोर देंगे कि कहा जाता है कि जो ओवरवेट मर्द होते हैं या ओबेज मर्द होते हैं वो भी ज्यादातर इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। क्या कारण है, क्या वजह है इसकी? हाउ कम ओबेज आपको इफेक्ट करती है, आपकी इनफर्टिलिटी रेट डाउन करती है? स्पेशली ओबेसिटी बहुत सारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनफर्टिलिटी में, क्योंकि जब भी एक करेक्ट वेट पर रहे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ते। क्योंकि जब औरत या मर्द कोई भी ओवरवेट है जो, तो उनको हार्मोनल इम्बैलेंस यूजुअली रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी एग्स का क्वालिटी अच्छी नहीं रहती या लाइनिंग, बच्चेदानी की लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम हम बोलते वो पतला हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से कभी कभी प्रेगनेंसी ठहरना मुश्किल हो जाती है। अगर आपका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स बहुत हो गए फिर भी और आपका बीएमआई इट्स मोर देन द ऑप्टिमम बीएमआई की ऊपर है वेट, तो अगर वेट कम होने के बाद नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट्स करें तो द चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट आर मोर, उनका सक्सेस रेट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन ओबेसिटी क्यों कहते हैं कि ये इनफर्टिलिटी को कम करता है? इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स अंदर आ जाते हैं? हार्मोन्स क्योंकि ये सब क्योंकि यूजुअली विमेन में ज्यादातर इफेक्ट रहती मोर देन मेन। यूजुअली विमेन में क्या हो जाती है कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम्स रह सकते, क्योंकि जो भी अगर वेट बढ़ रहे और तो एटलीस्ट इवेल्युएट करना क्यों बढ़ रहे, शायद उसका डाइट ठीक तरह से नहीं है या उसके स्लीप पैटर्न्स ठीक तरह से नहीं है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स फैटी फूड्स खा रहे, और इसकी वजह से क्या हो जाता है ब्रेन पर थोड़ा हार्मोन्स की इफेक्ट हो जाती, जिसकी वजह से उनका पूरा सिस्टम अपसेट हो जाता, हार्मोन्स हाई हो जाना या कम हो जाना या लाइनिंग में इफेक्ट हो जाती। सो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहरना मुश्किल हो जाता। अगर बहुत आपका वेट थोड़ा नॉर्मल वेट के ऊपर से एटलीस्ट 5% या 10% ज्यादा है तो प्रेगनेंसी रेट्स हाफ हो जाते। सो अगर हमारे पेशेंट्स जो आते इनका वेट ज्यादा है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट उनका रहता कि ऑप्टिमम वेट तक आ गए तो अब शायद मेनी ऑफ द टाइम्स अपने आप प्रेगनेंसी ठहर जाती। कभी कभी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते, लेकिन ये वेट नॉर्मल वेट तक आने के लिए एक्सरसाइज करेक्ट टाइम पर गुड ये कहा जाता है कि पहले महीना जब आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो पहले महीने में कंसीव करने की या प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस इट इज 25% एंड उसके बाद आगे चढ़ के महीनों में ये बढ़ जाती है। सो फर्स्ट मंथ में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है? अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो यूजुअली जस्ट न्यूट्रिशियस खाना जैसे कि फोलिक एसिड, विटामिन्स खाना, मिल्क देन एनी ऑल गुड न्यूट्रिशियस फूड खाना, एंड यूजुअली अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करना, देन टाइम पर सो जाना। मोर इम्पोर्टेंट इज ईटिंग हेल्दी।
हाँ, करेक्ट टाइम पर करेक्ट फूड खाएं तो वट इज फर्स्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंड थिंग इज टेकिंग विटामिन सप्लीमेंट्स, जैसे कि फोलिक एसिड लिए तो बर्थ डिफेक्ट्स कम हो जाते। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में फोलिक एसिड लेना बहुत ही जरूरी है। एंड कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी स्टेट्स हो जाते हैं, उनका तो पहले आपको थोड़ा टेस्ट करके देखना क्या थायराइड की बीमारी है या ग्लूकोज की। ज्यादातर लोग कभी कभी ग्लूकोज की लेवल्स बढ़ जाते, जिसकी वजह से क्या हो जाता, कभी कभी मिस्ड अबॉर्शंस हो जाते, ये सब रहती। सो कभी जस्ट द इमीडिएटली डॉक्टर के पास गए तो इट इज वेरी गुड टू गेट टेस्टेड फॉर थायराइड प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो फॉर ग्लूकोज लेवल्स टू चेक वेदर दे आर ग्लूकोज लेवल्स हाई या कम है, ये सब चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी पे, अब फाइब्रॉइड्स को भी ले लेंगे। ओके ओके। साथ साथ में लोगों तक ये बात भी पहुंचाएं कि एक्चुअली फाइब्रॉइड्स होता क्या है, बिकॉज इनफर्टिलिटी में बहुत बड़ा योगदान है। फाइब्रॉइड तो वो आपकी इनफर्टिलिटी रेट जो है, फर्टिलिटी रेट डाउन कर लेती है। वो किधर है फाइब्रॉइड्स, उस पर डिपेंड होता है। फाइब्रॉइड्स यानी बच्चेदाने पर गड्ढा, यूजुअली इन द कॉमन लैंग्वेज दे कॉल इट बच्चेदाने पे गड्ढे हो गए। यूजुअली अगर वो मजिल, जैसे हमारे मजिल फाइबर्स रहते बच्चेदाने में, अगर एक कुछ मजिल फाइबर्स बड़े हो गए तो उसको फाइब्रॉइड बोलते। उसका कभी फाइब्रॉइड्स रहने से भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते। और फाइब्रॉइड जो है आपके ओवरी में आते हैं, यूट्रस में आती, यूट्रस में आते हैं, राइट। क्या है चांसेस है, क्या कारण है, क्या यूजुअली इसका रीजंस कुछ यूजुअली ज्यादा फीमेल हार्मोन्स जिसमें है उसको कभी कभी शिकार होते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर रीजन यू कैन नॉट, यूजुअली फैमिली में किसी को मदर या सिस्टर्स को फाइब्रॉइड्स है तो उनको रिस्क रहता कि फाइब्रॉइड्स उनमें के आने का चांसेस। लेकिन ऐसा नहीं कि सब फाइब्रॉइड्स जिसमें है सबको इनफर्टिलिटी हो जाता, वैसा नहीं है। ये फाइब्रॉइड्स कितने हैं, किधर है, वो सब पर डिपेंड। काइंड ऑफ ए मास या एक्स्ट्रा ग्रोथ, यू कैन से ग्रोथ, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ फ्रॉम द मजिल ऑफ द यूट्रस, बच्चेदाने के मजिल से बढ़ने वाला एक एक्स्ट्रा ग्रोथ बोल सकते। मतलब जो आपको प्रेगनेंसी जो है वो ठहरने नहीं देती है। कभी कभी अगर वो बच्चेदाने लाइनिंग के बहुत पास है या बहुत ही बड़ा है या ट्यूब्स के पास है, ये सब एरियाज में अगर वो फाइब्रॉइड है, वो भी छोटा है या बड़ा है, कभी कभी इसमें दिक्कत होती है। क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या अलामतें रहती हैं कि आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड है? यूजुअली सिम्टम्स यूजुअली अगर बड़ा फाइब्रॉइड्स है तो यूजुअली उनको पीरियड्स में ब्लीडिंग ज्यादा हो जाना, हेवी ब्लीडिंग हो जाना, कभी कभी दर्द रहना, ये सब रहता। कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ सिम्टम्स ही नहीं रहता। अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन स्कैन यू विल फाइंड फाइब्रॉइड्स लाइक ओके ये बच्चेदाने में स्कैन करे और उस पर कभी कभी भी फाइंड, यूजुअली इंसिडेंटल फाइंडिंग्स भी रह सकती। किस तरह के टेस्ट वगैरह रहते हैं? क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, सालों गुजर जाते हैं तो उनको पता नहीं है हमारे यूट्रस के अंदर, बच्चादाने के अंदर फाइब्रॉइड्स हैं या हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, इस बात पर यूजुअली जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते तो हम पहले हिस्ट्री लेते, क्या आपके पीरियड्स कैसे है, इन बिटवीन पीरियड्स ब्लीडिंग होती या ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा, वो सब प्रॉब्लम्स में हिस्ट्री में पता चलता। और उसके बाद स्कैन करके देखते तो उस पे स्कैन में हमको मालूम पड़ जाती कि अल्ट्रासाउंड बोलते, अल्ट्रासाउंड ऑफ द यूट्रस वो कब जब करते तो तब हमको दिख जाता कितना है फाइब्रॉइड्स और किधर है, वो सब हम पहचान सकते। अच्छा, अगर फाइब्रॉइड्स से एकदम अपना यूट्रस जो है वो क्लीन हो गया, देन फर्टिलिटी के चांसेस यूजुअली अगर छोटा फाइब्रॉइड्स है, बहुत दूर है बच्चेदाने के लाइनिंग से, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। या बड़ा फाइब्रॉइड भी है लेकिन ऑलमोस्ट बाहर है, बच्चेदाने के बाहर है, जस्ट थोड़ा सी अटैचमेंट है, तो उसको भी कुछ इग्नोर कर सकते। वो जो फाइब्रॉइड जो इम्पोर्टेंट है वो बच्चेदाने के लाइनिंग के पास है या ट्यूब्स के पास है या बहुत बड़ा है 4-5 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो तब ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कभी कभी 3-4
या 4-5 फाइब्रॉइड्स होते, लेकिन वो बच्चेदानी के लाइनिंग में के बाहर रहते या बाहर रहते, उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप भी प्रेगनेंसी ठहर जाता, उनको रिमूव करने की भी जरूरत नहीं इमीडिएटली। शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आगे चल के, बातों का ध्यान तो जरूर आगे चल के कभी कभी यूरिन पेशाब करना में मुश्किल हो जाना, बार बार जाना पड़ रहा, या वो भी सिम्टम्स रह सकती कभी कभी फाइब्रॉइड्स की जरिए, क्योंकि वो बच्चेदानी और पेशाब की थैली बहुत नजदीक रहते। जब वो कभी कभी उसका प्रेशर इफेक्ट्स बढ़ गए तो पेशाब की थैली में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे चल के। तो हमारी बातें जारी रहेंगी। इनफैक्ट आपके जहन में कोई सवाल है इसको लेकर, फाइब्रॉइड्स को लेकर, या आपको लगता है इस तरह की कुछ अलामतें आपने महसूस कर रहे हैं आप, या आप इनफर्टिलिटी के शिकार हैं या बांझपन के शिकार हैं, कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा है, काफी सारे ट्रीटमेंट्स किए हैं लेकिन अभी तक इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा है या बेहतरी नहीं आई है, तो हमारे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, इनफैक्ट से इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो अपोलो हिल्स, जुबली हिल्स हैदराबाद से हैं, डॉक्टर लक्ष्मी कृष्णीला, इनसे आप राब्ता कायम करके सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से वक्फे का, उसके बाद हाजिर हो जाते हैं और भी बातों के साथ। देखते रहिए आदाब डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के साथ लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आपका फिर से तहे दिल से खैर मकदम है। चलिए फटाफट से आपके सवालात लेते हैं, क्योंकि हम और डॉक्टर साहब बिल्कुल बेचैन है आपके सवालों का जवाब देने में और सलाह मशवरा आप तक पहुंचाने में। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं बशीर बोल रहा हूँ श्रीनगर से। हाँ बशीर साहब बताइए अपना सवाल। मैम मेरा सवाल यह है कि पहले मैं ईटीवी उर्दू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। अक्सर दूसरा हम आपके यहाँ से मतलब जानकारी हासिल करते हैं, इसके लिए हम सवाल मेरा यह है कि मेरी बीवी जब भी प्रेगनेंट रहती है तो मतलब पहले महीने से जब वो प्रेगनेंट रहती है तो उसको ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, वो ज्यादा उल्टियाँ करते हैं बराबर 9 महीने तक। ओके, और कौन सी कितनी प्रेगनेंट? जब भी इसका 9वां महीना आता है तो इसमें इसको पूरे बदन में खुजली चलती आती है, मतलब वो पूरे बदन को काटते हैं, मतलब इसको खुजली करनी। ओके ओके, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स के पास लेके गए आप अपनी वाइफ को? हेलो। हाँ डॉक्टर्स के पास आप लेके गए और कितनी प्रेगनेंसी है उनकी? इससे पहले कितनी मर्तबा वो प्रेग्नेंट रह चुकी? हमारे 2 बच्चे हैं मैम जी। और जब भी वो प्रेग्नेंट रहते हैं तो उसको ट्रैवल करने में इतनी दिक्कत होती है, वो मतलब समझो 100 किलोमीटर के बाद उल्टियाँ करती है, चाहे अपनी गाड़ी में जाए चाहे गाड़ी कितनी भी स्लो चलाए तो ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती है। और जब 9वें महीने में आती है तो पूरी बॉडी में रैशेज आते हैं? जी मैम। जब 9वें महीने में आती है, 9th मंथ की प्रेग्नेंट रहती है, तो पूरे बॉडी में रैशेज आ जाते हैं, दाने निकलते हैं? ओके, बस इतना ही सवाल है आपका? बस थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम है उनकी? बस और इतना ही बस शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन इट इज, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, व्हाई डज दिस हैपन? पहले महीने में वॉमिटिंग्स बहुत, 2 बच्चे हो चुके हैं, 9th महीने में फिर रैशेस बॉडी में आना, रिएक्शन किसी चीज का या फिर बिकॉज सेकंड मर्तबा भी ऐसा हुआ है? यूजुअली अगर इस पेशेंट को कभी जब प्रेगनेंसी रहती पहले 3 महीना यूजुअली थोड़े वॉमिटिंग्स वो सब रहते, क्योंकि फिर हार्मोन्स की वजह से या टाइम पर नहीं खाना, थोड़ा स्मॉल चेंजेस कर सकते, जैसे कि 2-2 घंटे थोड़ा खाने का, जस्ट सॉलिड्स खाने के बाद इमीडिएटली लिक्विड्स नहीं लेने का, ये सब थोड़ा ध्यान रखे तो इतना उल्टियां नहीं होते। और यूजुअली 2nd या 3rd उल्टियां होने के बाद अगर मेडिसिन यूज कर, देयर आर सेफ मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में सेफ है और वो उल्टियां कम करने का करते। और दूसरी जो प्रॉब्लम बोल रहे कि उनका ये बॉडी पे रैशेस आ जाना 9th मंथ में, यूजुअली मेडिसिन की एलर्जी नहीं रहती, इसका एक क्लिनिकल कंडीशन बोलते हैं हमको ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस, जिसमें क्या होता है जस्ट लीवर का फंक्शन थोड़ा इफेक्ट हो जाती प्रेगनेंसी में। और इस ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली मोर केयरफुल मॉनिटरिंग रहना, जैसे कि कभी कभी इसका प्रॉब्लम्स बेबी पर इफेक्ट रह सकती,
80 to 90% कुछ नहीं रहता, लेकिन ये प्रॉब्लम एक्सक्लूड करना पड़ता है, जैसे कि एक ब्लड टेस्ट करके लीवर का फंक्शन कैसा है देखना, और उसके लिए मेडिसिन लिए, और बेबी का भी मॉनिटरिंग करना पड़ता है, कैसा है उसका हार्ट बीट। दिस इज नॉट गुड इफ दिस हाँ, टू मच, लाइक सपोज नॉर्मल लिटिल अमाउंट ऑफ रैशेस, थोड़ा खुजली होना वो नॉर्मल है। अगर बहुत ही ज्यादा हो जा रहा तो डेफिनेटली हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाना, और या लीवर का टेस्टिंग कराना, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो ये छोटा आई गेस वो छोटा ये यूजुअली 80 to 90% कुछ भी नहीं रहती, जस्ट रीएश्योरेंस, जस्ट बेबी का मॉनिटरिंग, मूवमेंट सब का मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। फिलहाल एक कॉलर पे आते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो मैम। या कौन बोल रही है? मैं दीपा बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। दीपा महाराष्ट्र से। दीपा बताओ अपना सवाल। मैम मुझे पीरियड्स होते हैं तो मुझे नीचे बहुत तकलीफ होती है, मतलब एक पेन हल्का सा रहता है ना, मतलब कोई भी काम करते वक्त करते टाइम पे मुझे बहुत पेन होता है सर। एक्चुअली मेरी एज 18 है, बट देन ऑल्सो मुझे बहुत ही पेन होता है। ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम है या कुछ है? और ये कब से हो रहा है आपको ये पेन, कितने सालों से? एक्चुअली मैं पहले बहुत हैवी वेट थी, मतलब मेरा वेट बहुत ज्यादा था। तो मैंने मेरी 11-12 के कोर्सेज में ना मैंने कुछ डाइटिंग वगैरह किया, कुछ स्टडी स्ट्रेस की वजह से मैं पूरी रिड्यूस हो गई, मेरा वेट पूरा रिड्यूस हुआ। अभी कितना वेट है और पहले कितना था? पहले मैं थी कुछ 60s में, और अभी मैं 40-45 में आ गई। ओके। तो मेरा वेट रिड्यूस होने के साथ साथ मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी, और मेरी हेरिडिटी से मुझे मतलब हेवी ब्लीडिंग होती है मुझे पीरियड्स। ओके, रेगुलर ब्लीडिंग भी और हेवी ब्लीडिंग भी? हाँ। ओके, रेगुलर पीरियड्स नहीं है मतलब? रेगुलर पीरियड जो है और बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे 9-10 डेज जाता है। और आपने अपना एनीमिया वगैरह चेक किया कहीं? ब्लड की कमी? नहीं, कुछ भी टेस्ट भी नहीं करवाया, कुछ डॉक्टर के पास भी नहीं? नहीं। दैट्स वेरी सैड। ओके, दीपा अभी ज्यादा मीन वरी होने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा आपके नजदीक कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और ये थोड़ा टेस्ट, यूजुअली ये यूट्रस का कभी कभी हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती, कभी कभी थायराइड जो हेवी ब्लीडिंग हो रहा उसकी भी वजह थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती। और दूसरी बात जो बोल रहे जैसे कि बहुत दर्द होना या और पीरियड्स बराबर नहीं होना, होना और 9 डेज तक पीरियड्स होना, वो भी हेवी ब्लीडिंग, डेफिनेटली उसका एक बार स्कैन अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता, और क्या बच्चेदानी में कुछ गड्ढा है या कुछ देखना पड़ता। कभी कभी इसका ये एंडोमेट्रियोसिस नाम का एक चीज है जिसकी वजह से इतना दर्द रहती। सो ये सब चीज थोड़ा टेस्ट करके हम देख सकते कि क्या प्रॉब्लम है, और इसकी सॉल्यूशन उस पर डिपेंड हो जाता है। कैसे, जैसे कि समझो अभी थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से इतना हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो थायराइड की मेडिसिन लिए तो कम हो जाती है। अगर वो एंडोमेट्रियोसिस है, कुछ बच्चेदानी के बाजू में सिस्ट है जिसकी वजह से इतनी दर्द है, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट्स रहते। कुछ लोग डरते हैं कि नहीं अभी डॉक्टर के पास क्या जाएंगे, पता नहीं कौन सी मेडिसिन दे देगा। यूजुअली सेफ मेडिसिन, हाँ, बिकॉज अगर उसमें लाइनिंग में प्रॉब्लम, कभी कभी बच्चेदानी में लाइनिंग का मोटा हो जाना, जिसमें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होना, ये सब रहता है। तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि इतना 9-10 डेज ऑफ ब्लीडिंग इज नॉट राइट। मैक्सिमम यूजुअली 4 to 5 डेज या तो फटाफट से आपको डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए, और आइंदा आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और इन्होंने कहा कि पहले बहुत ओवरवेट थी, अभी तो नॉर्मल है। और दूसरा कि ऐसा नहीं कि 45 केजेस आपका नॉर्मल है, हाइट की वजह से वेट देखना पड़ता है। अगर 145 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है तो 45 केजेस इज ओके, बट इफ शी इज वेरी टॉल, फिर भी 145 केजेस इज वेरी लेस वेट। मे बी उनका हाइट की अप्रोप्रिएट, हाँ, कभी कभी टू मच वेट लॉस के या टू मच वेट गेन की वजह से भी इरेगुलर साइकिल रहती है, लेकिन इतना हेवी साइकिल रहता। तो वो आपको ये हीमोग्लोबिन का भी चेकअप करना पड़ता है कि क्योंकि इतनी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही तो शायद आप एनीमिया के शिकार होंगे, और उसका आयरन सप्लीमेंट्स लिए तो वो नॉर्मल हो जाते। सो डेफिनेटली आपके पास के कोई भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और हमें कहना चाहिए दिस इज एन अलार्मिंग साइन। ओके, आपको फटाफट से डॉक्टर की तरफ रुजू करना चाहिए। फिलहाल एक और कॉलर पे आते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन?
मैं बीजापुर से आयशा बोल रही हूँ। आयशा, बताओ फटाफट से अपना सवाल। मैडम, मेरी शादी होके ना 5 साल हुआ। तो मुझे ये अमली से नहीं है। ऊंचा अगर बोलेंगी तभी आप सुन पाएंगे आपका सवाल। क्या बोले मैम? आप ऊंचा बोलेंगी तभी हम सुन पाएंगे। बेखौफ होकर पूछिए अपना सवाल। मैं जोर से बोलूं? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, 5 साल हो गए आपकी शादी को, एंड उसके बाद? हाँ मैम। हेलो? हाँ मैम। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? 5 साल हो गए मैम। मैं दवाखाने को भी दिखाई। सही। मैं दवाखाने को भी दवाखाने को दिखाई, फिर क्या हो गया? डेट सही नहीं होती। हाँ, डेट सही नहीं होती मेरी। पीरियड सही नहीं होते? हाँ, डेट सही नहीं होती। डेट सही नहीं, ओके, सही डेट पे पीरियड्स नहीं होते। हाँ, 1.5 महीने को जब होती हूँ। 1.5 महीने के बाद होती है, मतलब इरेगुलर पीरियड्स है आपके। समझ गई मैं। बस यही प्रॉब्लम हो गया है आपको। आपने होती हूँ। हाँ। आपने अच्छा, मुझे ब्लडिंग बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं होती ब्लीडिंग। और कब से ये चल रहा है आपका? 5 साल से? नहीं होती। कितने सालों से चल रहा है ये? 5 साल से? हाँ, मेरी शायद कभी कभी डेट सही हो जाती हूँ। ओके। हाँ मैम। आपको कोई बच्चा है अभी तक? कभी कभी ऐसा, हाँ, 1.5 महीने में होती। आपने नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। या मे बी शी इज नॉट एबल टू स्पीक अप प्रॉपर्ली। सो आयशा, आपको थोड़ा क्यों पीरियड्स इरेगुलर है तो शायद आपकी हार्मोन्स की कुछ प्रॉब्लम हो सकती। सो पहला एक हार्मोन्स का टेस्ट कराना पड़ता है। कैसे कभी कभी पॉलीसिस्टिक ओवरीज है या शायद ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब चेक करने, या हार्मोन्स की कमी है, ये सब चेक करना पड़ता है पहला। और दूसरी बात क्या है कि हस्बैंड का भी टेस्टिंग्स कराना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों को पूरा टेस्ट करने के बाद हम बोल सकते कि क्या प्रॉब्लम है और इसके ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। इन्होंने कहा इरेगुलर पीरियड्स है, उनका 1.5 महीने के बाद मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है। शायद इधर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकते हैं या कभी कभी ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है, जैसे कि ओवरीज जिसकी वजह से लेट आ जाना या कम ब्लीडिंग होना, ये सब ओवरीज की एग्स का मिट। और ये इरेगुलर पीरियड्स, फॉर एग्जाम्पल ने कहा कि 1.5 महीने के बाद पीरियड्स होते हैं, क्या ये इनफर्टिलिटी हो सकता है? यूजुअली बिकॉज इनमें ओवुलेशन ठीक तरह से नहीं होती। सो डेफिनेटली अगर पीरियड्स बराबर नहीं आ रहे या 2-1.5 महीने हो सकते, तो एक रीजन इसकी वजह से भी ओवुलेशन ठीक तरह से नहीं होती, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते। सो अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास अभी ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए, तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ा ही है, जिसकी वजह से नहीं कंसीव कर रहे। और अच्छा फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना और ये पूरा जांच करके ट्रीटमेंट लिए तो प्रेगनेंसी होने का चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे हैं। और डॉक्टर साहब ने भी आपको अच्छा सलाह मशवरा दिया। आप डॉक्टर साहब की तरफ रजू करें और अपने हस्बैंड से भी इनफैक्ट ये बात शेयर करें, राइट, अच्छी तरीके से। एंड अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए और अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं, बिकॉज ये सही नहीं है। इरेगुलर साइकिल से तो और कई सारी औरतें ये गलती कर बैठते हैं थोड़ा इनोसेंस के कारण। प्रेगनेंसी 2 महीने नहीं हो रहा तो शायद प्रेग्नेंट है उन्होंने, बट इट्स एक्चुअली नॉट बीइंग प्रेग्नेंट बिकॉज ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पीरियड्स बराबर नहीं आ रहे। चलिए एक और कॉलर पे आ जाते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ सर, मैं नूरुद्दीन सिद्दीकी अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। नूरुद्दीन, फरमाइए अपना सवाल। सर, हमारा एक बच्चा हुआ था 2011 में। अब ना आपका बच्चा हुआ था 2011 में? जी। फिर तो उसके बाद सर कई बार मैं ट्राई किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। जांच भी कराए, कितना दवा भी चलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी बीवी को या आपको किसी और चीज की प्रॉब्लम है या तकलीफ है, कोई और मर्ज है लाइक थायराइड वगैरह? नहीं, ऐसा कोई ट्यूबरकुलोसिस कुछ नहीं ना? ना। ओके। और आपकी एज क्या है वैसे, और आपकी वाइफ की एज क्या है? एज हमारी है 32। वाइफ की? और वाइफ की 27 साल। 27 साल, ओके। हाँ।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अभी आपको ये सब ये ट्यूब्स कभी कभी डिलीवरी के बाद कभी ट्यूब्स बंद हो रहने के चांसेस रहते, सो क्या उन्होंने जिधर भी डॉक्टर्स के पास गए उन्होंने ट्यूब्स का टेस्ट करे क्या वो ओपन है या बंद है, वो सब टेस्ट करे, वो देखना पड़ता है सिर्फ क्योंकि ट्यूब्स का वो पहला प्रॉब्लम है। दूसरा क्या हार्मोन्स की कमी हो गई, कभी कभी एग्स की क्वालिटी या सब उसकी कमी हो गई जिसकी वजह से, या स्पर्म की क्वालिटी की कमी हो गई जिसकी वजह से सब नहीं ठहरा। सो जो जिन्होंने डॉक्टर के पास जिस डॉक्टर के पास गए उनसे शायद ये सब टेस्ट कराए, उन्होंने ये सब देखना पड़ता। कभी कभी सारे टेस्ट हो गए लेकिन 2011 के कभी कभी हाँ या ये पता नहीं है बेसिकली पहला आपको हार्मोन टेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि एग का क्वालिटी अच्छा है या नहीं देखने का, और आपका स्पर्म की क्वालिटी कैसी है वो टेस्ट करने के। और थर्ड थिंग इज यू हैव टू चेक फॉर थायराइड की प्रॉब्लम या ट्यूब्स बंद है या देखने का एक एक्सरे रहते जिसको हम HSG बोलते हैं। ये सब बेसिक चीज पहले करना पड़ता है। इसके बाद अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है अधिका, जैसे कि ट्यूब्स ब्लॉक है या ट्यूब ओपन है या ये सब, उसकी हिसाब पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट अगर ले तो बताओ, सही टेस्ट अगर लें, अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास रुजू करेंगे, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बहुत कम है आई गेस। यस तो इसीलिए आपको खास इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर अच्छे टेस्ट करवाने चाहिए ताकि आप इस प्रॉब्लम से निजात पाएं। फिलहाल एक कॉलर पे आएंगे। हेलो हेलो, यहाँ कौन बोल रही है? आयशा बोल रही हूँ। हाँ आयशा, अपना सवाल पूछो। आयशा, टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो प्लीज दरख्वास्त आपसे चाहे कम कर लो, तब जाके बात करो। मेरे काफी दिन से प्रॉब्लम है एमसी। ओके, पीरियड्स का प्रॉब्लम है? जी, पीरियड्स का प्रॉब्लम है? जी जी। कितने साल तकलीफ होती है? जैसे खड़े होते हैं ना, एकदम ऐसा लगता है जैसे कुछ एकदम निकला खड़े होने में, तो थोड़ा एक हफ्ते ऐसे लेटा रहती है। ओके, अच्छा, बहुत आ गई है और आपकी भी हो रही है। टेस्ट भी काफी करा लिए, डॉक्टर ने बोला भी था कि हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे, फिर पता नहीं दवाई दी उन्होंने कि खाती रहना हर महीने। अच्छा, खाती हूँ मैं, उससे कम हो जाता है। अच्छा, आपकी एज क्या है और आपकी पेनफुल पीरियड्स हैं, आपको दर्द होता है पीरियड्स में, ऐसा है? जी जी जी। और पीरियड्स अच्छे से होते हैं कि बहुत कम होते हैं पीरियड्स? पीरियड तो आते हैं, अजीब सा काला काला सा आता है एकदम, कभी वैसा आता है कभी पतला आता है। क्लॉट्स मतलब क्लॉट्स आते हैं? आते थे, अब कम हो गए, अब वैसे भी आता है एकदम जैसे ऐसा लगता है खड़े होती है जैसे निकला एकदम। ओह, खड़े होने में इतनी प्रॉब्लम, खाना वाना कुछ नहीं बना पाती हूँ मैं एक हफ्ते। और कितने दिनों तक रहते हैं आपके पीरियड्स? मतलब लगातार ऐसे 4-5 दिन ज्यादा आता, फिर ऐसे कम शुरू हो जाता है 5-6 दिन तक। ओके, और आपकी एज आपने बताई नहीं, कितनी उम्र है आपकी? जी, आपकी एज क्या है? आपकी उम्र कितनी? मेरी 32 है। 32 है। कोई बच्चा वगैरह है? 3 बच्चे हैं। जो लास्ट वाला बच्चा है वो 6 साल बाद हुआ था, और सबसे बड़ा बेटा इसमें 10th में है। हाँ जी, हाँ जी जी। और कुछ और टेस्ट वगैरह करवाए, उससे पता कुछ चला या स्कैन वगैरह करवाए? इनका आपकी डॉक्टर का प्रोग्राम देखती हूँ ना, मुझे यही अच्छी लग रही है, शायद ये सही से इलाज कर रहे। डॉक्टर को दिखा दिया मैंने, पता ही नहीं, उन्हें प्रॉब्लम ही पता नहीं लग रही। ओए ओए, सो स्वीट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनके सवाल का जवाब आपको बहुत अच्छे से देना पड़ेगा, लेकिन आगे वक्त हो चला, एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक वक्फा, उसके बाद हाजिर हो जाते हैं आपके सवालात के साथ और आपके बचे हुए जवाबात के साथ। देखते रहिए लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर, फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आपका तहे दिल से एक बार फिर से खैर मकदम है। आप सभी जानते हैं, नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है कि आज का हमारा जो मौजू है वो है बांझपन को लेकर, इनफर्टिलिटी को लेकर, और साथ ही साथ फाइब्रॉइड्स क्या है उनके बारे में भी हम रोशनी डाल रहे हैं। हमारे साथ में भी गुफ्तगू है जुबली हिल्स हैदराबाद से, अपोलो जुबली हिल्स हैदराबाद से डॉक्टर लक्ष्मी कृष्ण लीला, जो कि इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब, आप ब्रेक में आने से पहले
जाने से पहले डॉक्टर एक कॉलर थी आयशा, जो बड़ी आस लेकर उम्मीद लेकर ये कह रही है, कई सारे डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन अच्छा लगा प्रोग्राम को देखकर, लगा कि क्यों ना आपसे सवाल पूछा जाए। प्रॉब्लम ये है, आपने भी सुना, हेवी ब्लीडिंग एंड साथ ही साथ बहुत पेनफुल ब्लीडिंग, खड़े नहीं रह पाती है। एंड शी वाज सेइंग जो पीरियड्स रहते हैं दोज आर बहुत ब्लैक काइंड ऑफ हेवी ब्लीडिंग, यू कैन से क्लॉट्स वगैरह। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा बहुत टेस्ट करे, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही है इनकी प्रॉब्लम। ऐसी सूरत में कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम यूजुअली 3 बच्चे हो गए तो बच्चेदानी के साइज बढ़ जाती, इसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं। और इसका ट्रीटमेंट बहुत तरह के रहते हैं, जैसे कि पहला ट्रीटमेंट रहता है सिर्फ पीरियड्स के पहले 2-3 दिन पेन के लिए अलग से टैबलेट्स रहते हैं, जैसे कि फ्रेनेक्सिमिक एसिड या मेफेनमिक एसिड कॉम्बिनेशन रहते, जिसका मेडिसिन से कम ब्लीडिंग का पेन भी कम हो जाती और ब्लीडिंग भी कम हो जाती। लेकिन इससे क्या हो जाता है, एवरी मंथ लेना पड़ता, क्योंकि इसका वो पहला ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट है हार्मोन्स, जैसे कि ऑर्डिनरी जो पिल्स रहते 21 डेज का, वो सब कंटिन्यूस लेना। या तीसरा ऑप्शन रहता है जैसे कि अलग सा भी न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू ट्रीटमेंट आया जिसको हम मिरीना बोलते, जैसा कॉपर्टी जैसा छोटा सा एक लूप रहती है, इसको बच्चेदानी के अंदर रखेंगे तो उसका क्या हो जाता है, पीरियड्स भी कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है और ब्लीडिंग भी कम हो जाती है। और 1 साल में कभी कभी पीरियड्स भी स्लोली बंद हो जाते, लेकिन इससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं रहती। सो आपको डॉक्टर के पास जाना और क्या ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है वो सब चेक करना। पहला एक अल्ट्रासाउंड कराना कि या वाकई बच्चेदानी बड़ी हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही या अलग सा कुछ प्रॉब्लम है, वो चेक करने के लिए सिर्फ सिंपल अल्ट्रासाउंड करे तो हमको मालूम पड़ जाती, और इसके हिसाब के बाद हम करेक्ट ट्रीटमेंट दे सकते। और डरने की कोई बात नहीं, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है और ये ट्रीटमेंट आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आप जरूर लीजिए। इनफैक्ट गायनेकोलॉजिस्ट को आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैंने एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मशवरा ले लिया, तो उम्मीद करती हूँ आपकी बार आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कभी कभी निजात देंगे इस पेनफुल पीरियड से। या कभी बैक एक या नहीं कड़े हो जाना है, कभी कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, स्पेशली जो पर्दे में रहते, सनलाइट एक्सपोजर नहीं रहती, उसमें विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी भी रहती है। बहुत सारे कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी डी की टैबलेट्स और कैल्शियम की टैबलेट्स मेडिसिन लिए तो ये बैक एक, बहुत सारे विमेन को ये प्रॉब्लम है, बैक एक या कड़े हो जाने में प्रॉब्लम से, पाँव में दर्द, ये सब सिर्फ दर्द की टैबलेट्स नहीं लेना, आपका विटामिन डी का लेवल्स चेकअप कराना। या कैल्शियम की कमी की वजह से यूजुअली जो पर्दा सिस्टम में रहते हैं बहुत 2-3 डिलीवरीज हो जाते हैं, उसमें ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती, सो इसका सिर्फ कैल्शियम का टैबलेट्स और विटामिन डी का टैबलेट 2-3 महीने लिए तो बहुत सा कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से एंड विटामिन डी की वजह से भी पेनफुल पीरियड नहीं बैक एक जो बोले बैक एक रह रहा, तो ये दोनों साथ में ट्रीटमेंट लेना। या और एक और कॉलर पे आते हैं, उसके बाद और भी हम बात करेंगे, बहस अपनी जारी रखेंगे। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो या हेलो, मेरी एज 46 है, मेरी लेट शादी हुई है और मुझे पीरियड 3 साल पहले 4 साल पहले थोड़ा कम हो गए थे, नहीं हो रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझे पेमिडॉन टैबलेट्स दिए, तो मैं वो मंथली खाई तो ही मुझे पीरियड्स होते हैं। और अभी मैंने एफएसआई और एक और टेस्ट है वो कराया तो 49 है मेरा, लेकिन डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि फेलियर है, आपको बच्चे नहीं हो सकते, और मुझे मेरे इन-लॉज तंग करते हैं कि मुझे बच्चे होना है। और आपका कोई बच्चा नहीं अभी तक? नहीं, अभी लास्ट ईयर मेरी मैरिज हुई है। ओके, लेट मैरिज हुई है। जी हाँ। आपका पहला ये अगर आपकी पीरियड्स सिर्फ टैबलेट्स लेने पर आ रही है और यूजुअली उम्र 46-47 ऐसा उम्र है, तो यूजुअली एग्स जो बॉडी में है वो शायद बहुत कम हो गए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं तैर रहा, और एफएसएच ऑलमोस्ट 49 है, तो इसको हम बोलते हैं कि ओवेरियन फेलियर, जैसे कि मेनोपॉजल स्टेट। यूजुअली मेनोपॉजल स्टेट में अपनी ओन एग्स से प्रेगनेंसी ठहरना बहुत ही मुश्किल है, या इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली विथ योर ओन एग्स इफ यू आर ऑलरेडी मेनोपॉजल। अगर मेनोपॉज आ चुके तो अपना ओन एग्स से प्रेगनेंसी ठहरना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एग डोनेशन ऑप्शन है और टेस्ट ट्यूब बेबी की जरिए से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि इवन मेनोपॉज में भी
एग डोनेशन के जरिए अगर वो एक्सेप्टेबल है, कभी कभी किसी किसी कम्युनिटीज में एग डोनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर आपकी कम्युनिटी में एग डोनेशन एक्सेप्टेबल है तो आप जरूर टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए से अपने बच्चे हो सकते हैं। और वैसे भी हो सकते हैं। वैसे भी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी टेस्ट ट्यूब बेबी का, लोगों के जहन में कुछ अलग सा मिथ है, वो मिथ आपको निकालना पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब बेबी इज वेरी सेफ एंड इसमें अपने इन लॉज को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन तक भी आप एक बार फिर से बात पहुंचाएं कि टेस्ट ट्यूब बेबी किस तरह से होता है। इट्स अ सेफ प्रोसीजर। ऐसा पहले जमाने बहुत सारे मिथ्स है इसकी, अगर टेस्ट ट्यूब बेबी से करे तो उनका बेबी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या हमको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये सब अभी तो साइंस बहुत एडवांस हो चुका, उतना प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। अगर आपके अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास गए तो IVF इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर, और इसका बेबी जो भी बच्चे हो जाते टेस्ट ट्यूब बेबी की वो 100 they are just like any other normal baby. It's not like टेस्ट ट्यूब बेबी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे, ऐसा एंड आप डिस्कस करिए अपने हस्बैंड के साथ भी। वैसे भी मेनोपॉजल स्टेज है तो आई गेस सो वन इम्पोर्टेंट कराना, लेकिन इनका हेल्थ कैसा है, क्या कार्डियक कंडीशन, हार्ट की कंडीशन कैसी है, शुगर्स, थायराइड, ये सब कैसा है। अगर वो सब नॉर्मल है, जैसे कि आप हेल्दी है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी जरूर करा लीजिए। अभी 46 है तो यू कैन ऑलवेज हैव अ बेबी थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी, और वो भी एग डोनेशन अगर वो आपकी कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल है तो। ओके, चलिए एक बार कॉलर पे आ जाते हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? जी, रुबीना कश्मीर से। रुबीना, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरी शादी को 8 साल हो गए। जी जी मैम। हाँ तो जी। जब मेरा दूसरा बच्चा हुआ तो मैंने लाइगेशन की, तब से मेरे पीरियड जो आफ्टर लाइगेशन 1 महीने के बाद ही मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए, तो इरेगुलर होने लगे। फिर मैंने मेडिसिन लिए तो सम एक्सटेंट ठीक हो गए, लेकिन अभी भी मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो बहुत ज्यादा हो रही है। हेवी ब्लीडिंग हो रही है? हैवी ब्लीडिंग हो रही है मैम। और दोबारा कभी कंसीव वगैरह किया आपने या कुछ? ट्यूबल लाइगेशन? तो मैम मैंने लाइगेशन की है। ओके नहीं होने कर दिया। ओके फाइन। लाइगेशन, हाँ, मैंने फिर उसके बाद मैंने साउंड भी करा, तो उसमें वो जख्म दिखा रहा है, थोड़ा सा जख्म में बहुत महसूस है, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं हुआ। ओके। हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जिसमें पेन भी हो रही है, पेनफुल ब्लीडिंग। एंड डॉक्टर्स वगैरह ने क्या बोला? मेडिसिन कुछ ले रही हैं उसके लिए आप? जी, उसके लिए मैं मेडिसिन ले रही हूँ, कॉस्मेटिक प्लस ले रही हूँ, उससे थोड़ा ब्लीडिंग कम होती है, लेकिन उतना भी फर्क नहीं पड़ता, उससे हैवी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो। और कितने दिनों तक रहती है ब्लीडिंग? 7-8 दिन तक। 8 दिन तक? जी मैम, 8 दिन तक। और आपने एनीमिया अपना चेक करवाया, अपना ब्लड वगैरह? नहीं, नहीं एनीमिया नहीं चेक करा है, लेकिन मुझे लगता है कि एनीमिया भी मुझे, अगर इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो होगा, एज पर माय नॉलेज होगा एनीमिया भी। ओके। मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, चक्कर भी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका एनीमिया डेफिनेटली होगा, उनका एनीमिया डेफिनेटली कुछ ब्लड की बहुत कमी की वजह से चक्कर हो जाना। सबसे पहला आयरन सप्लीमेंट्स लेना, और दूसरी बात क्यों इतना ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग का बहुत सारे रीजंस होते। एक जो बच्चेदानी की लाइनिंग का थिकनिंग हो जाना, जैसे कि बहुत मोटा, उसको जस्ट एंडोमेट्रियल का लाइनिंग का टेस्टिंग को भिजाए तो हमको मालूम पड़ जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से या थिकन बहुत एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से ये सब ब्लीडिंग ज्यादा हो जा रहा। दूसरी थायराइड प्रॉब्लम, कभी कभी डिलीवरीज के बाद थायराइड प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से सब पहले थायराइड की टेस्ट कराई या चेक करना, या शुगर्स की लेवल कभी कभी बढ़ गई। तीसरी अभी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती। सो इसके लिए पहला आप एक अल्ट्रासाउंड कराना, और दूसरी लाइनिंग का टेस्ट आप को एंडोमेट्रियल सैंपलिंग हम बोलते हैं, जिसके लिए उसको टेस्टिंग को भिजा दीजिए। अगर उसमें हाइपरप्लेशिया कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ साइक्लिकल, हम जो 21 माला डी जैसे मेडिसिन रहते जो, वो कभी कभी वो यूज करने से ब्लीडिंग भी कम हो जाती और दर्द भी कम हो जाता है। शायद एक साइकिल ट्राई कर सकते। लड़कियां अक्सर नजरअंदाज करती है इस बात को, कब एनीमिक हो जाती है उनको पता भी नहीं चलता। अरे हेवी ब्लीडिंग, उसके बाद रेगुलर ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लीडिंग, थोड़ा सा मेडिसिन ले लेते हैं, पेन कंपेंसेट हो जाती है। पेन का मेडिसिन से नहीं काम नहीं चलती। तो प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करना, जैसे कि एडिनोमायोसिस हो सकती है, जैसे बच्चेदानी का साइज बढ़ गया, या कुछ लाइनिंग मोटा हो गया जिसका ट्रीटमेंट अलग सा है, या थायराइड की प्रॉब्लम हो गई जिसकी ट्रीटमेंट अलग से। सो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह
से ये सब हो रहा है वो चेक करना और उसका सही इलाज लिए तो ये प्रॉब्लम तो बेहतर होगा। आई होप तो डॉक्टर सलाह मशवरे से आपको तरह सी राहत मिली होगी। फिलहाल राहत पहुंचाते हुए हम एक ब्रेक की तरफ रुक करते हैं, उसके बाद हाजिर हो जाते हैं आपके सवाल के साथ और डॉक्टर साहब के जवाब के साथ। आपको एक बार फिर बताएं कि हमारा आज का मौजू है बहुत इम्पोर्टेंट मौजू, वसी मौजू, बांझपन, इनफर्टिलिटी और साथ साथ हम नजरसानी कर रहे हैं फाइब्रॉइड्स पर। खैर, अपने सवाल के लिए तैयार रहिए, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद लाइव फोन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम में। फटाफट से वक्त की कमी की वजह से हमें कॉल्स पे आना पड़ेगा। लेते हैं एक और कॉल। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रही है? मैं शादिया बोल रही हूँ। शादिया कहाँ से बोल रही है और क्या सवाल पूछना चाहती हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, शादिया सवाल पूछिए। हाँ दीदी, है ना, मेरी सहेली के ना 5 साल हो गए शादी हुए, मतलब उसके ना बच्चे नहीं होते और उसके ना मतलब कभी तो अंडे बनते नहीं और बनते हैं ना उसमें सारे बन जाते हैं, जिसकी प्रॉब्लम होती है वो उसके शोहर ना बहुत परेशान करता है। तो वो ये बता दीजिए किस तरह होगा, बेचारी बहुत परेशान है। सब डॉक्टर को दिखा दिया, बड़े से बड़े डॉक्टरों का, मतलब कुछ हो ही नहीं रही है। एज क्या है उनकी? उनकी एज होगी ना 27। ओके, और वजन ठीक है? कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? थायराइड, ट्यूबरक्लोसिस? नहीं, सब नॉर्मल है, सब चीजें नॉर्मल आती हैं, सब चीज। वजह की बच्चे जिसकी परेशानी होती है कभी। ओके, और उनके हस्बैंड का भी टेस्ट वगैरह सब करवाया है? जी, सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल है। ओके, बाकी पीरियड्स भी नॉर्मल उनके? जी हाँ, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। कभी हफ्ते से 12 बाद में होती है, किसी हफ्ते बाद होती है, कभी 2 हफ्ते बाद। ये है। ओके, एनीमिक तो नहीं है? आपने टेस्ट करवाया उनका ब्लड का? सारी चीजें चेक करवा दी। आज भी गई थी डॉक्टर का, अंडे इतने सारे बन गए। वो कह रहे फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड होगा, पेट में इंजेक्शन करके लगवा रही थी। अब डॉक्टर ने पेट में इंजेक्शन लगवाओ, सिरिंज लग रहे थे जी, 6,000 का इंजेक्शन में वो लगा रहे हैं, तो अंडे ज्यादा बन गए। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए डॉक्टर साहब। हाँ जी मैम, जैसे मैं ना एकदम तीसरे दिन है ना, हफ्ते से 2 दिन तक तो पीरियड सही रहती हूँ। जब तीसरे दिन होती हूँ ना तो सही रहती हूँ सुबह तक। जब शाम तक मैं नहाने की कोशिश करूँ ना, इसमें आते हैं इतने कतले से आते हैं दीदी, मैम पूछो नहीं, बहुत ज्यादा पीरियड आती है। हेवी ब्लीडिंग जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर की सलाह मशवरे से राहत मिलेगी आपको। डॉक्टर 2 प्रॉब्लम थे, एग्स ज्यादा बन रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, बर्नीज टू मेनी एग्स टाइम कभी बन रहे हैं और कभी बिल्कुल नहीं बन रहे। तो और दूसरी बात हेवी ब्लीडिंग, तो शायद उनका वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज के शिकार है क्या, जिसकी वजह से कभी कभी अंडे नहीं बनते और जब हम इंजेक्शंस देते पेट में ये सब दिए तो बहुत सारे अंडे बन जाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते। लेकिन पहला और उनका ट्रीटमेंट है कि कंटिन्यूअस सिर्फ इंजेक्शन से नहीं ट्राई करना, उसके साथ जो हम पहले प्रोग्राम से बोल चुके जैसे कि IUI इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन या नेक्स्ट लेवल, ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गया तो नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट्स को जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि IUI बोले थे हम पिछले प्रोग्राम्स में, जैसे कि हस्बैंड का स्पर्म्स वॉश करके अच्छे क्वालिटी का स्पर्म्स बच्चे जाने के अंदर रखने का ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ इंजेक्शन। जब भी अंडे बढ़ रहे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ते। दूसरा और सेकेंड थिंग, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा तो डेफिनेटली उनका एंडोमेट्रियल बच्चेदानी का लाइनिंग का सैंपल टेस्टिंग को भी जाना पड़ता है। कभी कभी स्पेशली विथ पॉलिसिस्टिक ओवरीज में लाइनिंग बहुत मोटा हो जाता और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी, अगर एग्स रिलीज हो गए तो भी प्रेगनेंसी नहीं टेरती। सो पहला उनका वो लाइनिंग का प्रॉब्लम ट्रीट करना पड़ता और उसके बाद जस्ट लो डोज इंजेक्शन देना, जिसकी वजह से ज्यादा एग्स नहीं, जस्ट जो अपने एज के हिसाब से यूजुअली 2-3 एग्स या 3-4 एग्स मैक्सिमम बनना, जैसे कि लो डोज इंजेक्शन देना और उसके साथ एडिशनल प्रोसीजर्स करना जैसे कि IUI या IVF करे तो प्रेगनेंसी होने का चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए बेस्ट रहता है उनको जरिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना और
ट्रीटमेंट लेना, नॉट टू गायनेकोलॉजिस्ट। आपने कह दिया कि स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। अब आपको कैसे पता चले कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है कोई? यूजुअली जनरल गायनेकोलॉजिस्ट उतना ट्रीटमेंट्स तक नहीं कर सकते, तो जस्ट उनसे पूछे तो जो आपके ट्रीटमेंट क्या हम दूसरे बड़े नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट्स के लिए जा सकते, वैसे पूछे तो उन्होंने जरूर बोलेंगे जो उनके पहचानत के हैं और हु इज बेटर। तो फटाफट से एक आखिरी कॉल ले लेते हैं हम। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, हाँ जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है? फटाफट से अपना सवाल। मेरा नाम निसार है, मैं करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मुझे 4 साल से थायराइड है, 2.5 है मेरे को। तो गोलियां खा रही, फिर बीच में डॉक्टर के पास टेस्ट कराने के बाद क्या है कम हो गया बोल के बोले तो फिर बंद कर दे रही। फिर उसके बाद फिर ऐसा एकदम जिसम मोटा हो जाता, वेट ज्यादा हो जा रहा, एकदम मोटी हो जा रही। तो फिर टेस्ट कराए तो फिर थायराइड है बोले डॉक्टर। तो बार बार क्या है थायराइड आ रहा, उससे वेट भी ज्यादा हो गया, ऐसा पेट का हिस्सा भी ज्यादा बढ़ गया, और क्या है ब्लीडिंग भी कम हो रही, और पैरों में दर्द, और एक 4-5 महीने से क्या है पैरा बहुत फूल जा रहे, पैरा हाथा फूल जा रहे। आपकी एज आप बताइए फटाफट से। जी 31 है मेरी एज। और आपका वजन कितना है अभी? मेरा अब 67 है अब। ओके, और आपके बच्चे वगैरह हैं? हाँ बच्चे, 2 बच्चे है। बच्चे भी 2 ऑपरेशन से हुए तो है। ओके जी, और फैमिली प्लानिंग हुई, ऑपरेशन भी हो गया। ओके जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के। यूजुअली अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको थायराइड मेडिसिन लेना पड़ता है, क्योंकि जैसे शुगर की टैबलेट्स है या बीपी की टैबलेट्स है, सेम है थायराइड की टैबलेट्स। यूजुअली अगर लिए तो ही उन्होंने कंट्रोल में थायराइड की प्रॉब्लम कंट्रोल रहती है, अगर वो छोड़ दिए तो वो बढ़ जाता है। सो आप थायराइड का टेस्टिंग करा लीजिए और कंटिन्यूअस यूज करते रहिए, ऐसे नहीं कि बीच में नहीं छोड़ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात जो बोल रहे वेट बढ़ जा रहा है शायद, और एक्सरसाइज करना, क्योंकि 2 ऑपरेशन हो गए तो यूजुअली दे विल टेक लिटिल मोर रेस्ट एंड थोड़ा वेट बढ़ जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट है डाइट और एक्सरसाइज, फूड पर रेस्ट्रिक्शन रहना और एक्सरसाइज करना। एंड तीसरी चीज जो पाँव में फूल जाना, पाँव में पैर, यह सब की कभी कभी कैल्शियम की वजह से भी हो सकती है, और कैल्शियम या विटामिन डी लेवल सब इसकी वजह से पैर की दर्द ये सब कम हो जाती। और वेट कम हो जाने से भी पैर का प्रॉब्लम्स भी कम होते। 3 इम्पोर्टेंट चीजें, पहला उनको वेट रिड्यूस करना, कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां खाना, और दूसरी चीज थायराइड का मेडिसिन नहीं छोड़ना, जो नॉर्मल तो नहीं छोड़ना, और डॉक्टर के सलाह मशवरे पे चलना। यूजुअली जब भी थायराइड मेडिसिन लेते तो कंट्रोल में सही रखेंगे तो आपका इनफर्टिलिटी रेट भी अच्छे से बढ़ जाएगा। खुश रहेंगे तो तभी सब कुछ ठीक होगा, और सही वक्त पर बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे से हमारे कॉलर्स को, नाज़रीन तक अपनी बात पहुंचाना, उन्हें सलाह मशवरा देना। उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी कॉल करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, इस उम्मीद के साथ कि कल एक नए डॉक्टर को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जान है तो जान है। खुदा हाफिज। थैंक यू। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया